स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक प्रश्न बताया था। उस प्रश्न की कमेंट बॉक्स में यहाँ पे छात्रों के कुछ नए प्रश्न आए हैं, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो पहला प्रश्न ये है कि बारात सही है कि बारात, आध्यात्म सही है कि अध्यात्म। और दूसरा प्रश्न है कि क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को समझने के लिए पहले हम पहले प्रश्न की बात करते हैं, जो हमारा पहले दिया हुआ है प्रश्न। तो चलिए इसको समझते हुए यहाँ पर हम इस प्रश्न को देखेंगे। इसे हटा देते हैं, हम पहले प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे शब्द दिया है बारात या बारात। देखो, इस शब्द को हम दो तरह से लिखते हैं, बारात या बारात। अब बोलने वाले दोनों ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारी परीक्षा में इन दोनों शब्दों के बारे में आता है कि वर्तनी कौन सी सही है। तो जब वर्तनी आपसे पूछी जाती है तो आपकी सही वर्तनी जो आप लगाते हैं वो बारात लगाते हैं, लेकिन शब्द आपके दोनों ही सही हैं। अब सही क्यों है? क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारी बोलियां हैं और बहुत सारी बोलियों में अलग अलग तरीके से उच्चारण करते रहते हैं। और यह सिर्फ एक यही शब्द नहीं है। जैसे बर्तन शब्द आता है, उसमें भी विवाद है। जैसे मान लो लिखा रहता है कि बर्तन ये सही है या बर्तन ये सही है। तो इस तरह के प्रश्न जब आपकी वर्तनी में आते हैं तो वहाँ आपको डाउट होता है। तो आप जब ऐसा आए तो आपको ये सही करना होगा, और बर्तन में अगर ये आए तो आपको ये सही करना होगा। अब आप ये कह सकते हो कि ये शब्द या ये शब्द आपके तद्भव बन गए हैं, या फिर कहें कि ये दोनों ही जब बोले जा रहे थे तो इसको आधार माना गया है काव्य की कुछ पंक्तियों के आधार पर। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर रामचरितमानस जो उन्होंने लिखा है उसके अंदर जब उन्होंने वर्णन किया है एक पंक्ति में, तो वहाँ पे उन्होंने बारात शब्द का प्रयोग किया है। तो इसीलिए जो हमारे हिंदी के विद्वान हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे क्योंकि तुलसीदास जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है तो हम इसको सही मानेंगे। तो इन्होंने बारात शब्द का प्रयोग किया तो इसलिए इसको सही मान लिया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो हम बारात शब्द का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम बर्तन और बर्तन, इसको तत्सम और इसको तद्भव कह देते हैं। तो तत्सम शब्द को हम पहले सही मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों शब्द हैं, तो इनमें से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला सही है हमारा, ठीक। उसके बाद आपका दूसरा शब्द आता है यहाँ पर, जो दिया है आपका कि आध्यात्म शब्द, आध्यात्म सही है या अध्यात्म सही है। तो देखो, इस शब्द के बारे में मैं आपको बता दूंगी कि ये बना कैसे है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो सही शब्द है वो हमारा अध्यात्म सही शब्द है, ठीक है। आध्यात्म नहीं होता। अब आप कहेंगे कि मैम उसी तरह से तो शब्द होता है, आध्यात्मिक लिखा होता है, ये सही होता है आध्यात्मिक। अब इस तरह से लिखा हुआ है तो आप कहेंगे कि मैम ये वाला आता है हमारा, तो फिर ये सही है क्या हमारा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये आध्यात्मिक सही होता है। तो अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे। तो देखो, इसको समझना है, ये जो अध्यात्म शब्द है आपका बना कैसे है, इससे आपको समझिए इसे। ये जो अध्यात्म शब्द है ये आपका संधि विधि से बना है। संधि इसमें अधि प्लस आत्म शब्द में संधि होती है, ठीक है। इसके अंदर यण संधि हुई है, अधि प्लस आत्म। और इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, आत्म है। आत्म जिसे आत्मा यानी अंतर्मन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ई, छोटा ई, इसका ई, ठीक है, और इसका आ, ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारा जो ये ई है ये य में बदल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा आ जाता है। तो बचा हुआ टुकड़ा हमारा यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पे हमारा टुकड़ा जो है वो क्या बचा, आधा ध बचेगा यहाँ पर। और अब हम इसको जब जोड़ के लिखते हैं, ये आ इस या को पूरा करता है और आधा इसमें आधा रह जाता है, तो हमारा शब्द क्या बनता है, तो अध्यात्म बनता है, ठीक है। तो इस तरह से अब अध्यात्म शब्द, अब ध्यान से देखिए ना, आत्म शब्द का मतलब क्या है, हम आत्मा, और अध्यात्म क्या है, जहां पर आत्मा और परमात्मा की बात की जाती है वही तो अध्यात्म है। अब वहीं पर आपका शब्द आता है कि आध्यात्मिक कैसे हो गया मैम, जब ये वाला सही हुआ है। तो फिर क्या होता है, देखो पहले यह शब्द बना है संधि विधि से, संधि विधि से यह शब्द बन गया, शब्द बन गया अध्यात्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें जुड़ता है इक प्रत्यय,
ठीक है, क्या जुड़ता है? इक प्रत्यय। अब जब किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है तो इक प्रत्यय मूल शब्द जिस शब्द में जुड़ रहा है उसके अंतिम वर्ण को हटाकर स्वयं जुड़ता है और उस शब्द के प्रथम स्वर में दीर्घ परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पर अब परिवर्तन क्या आता है? तो देखो, जो इसका अंतिम वर्ण है वो क्या है यहाँ पर? अ। अब ये मत कहना कि मैम यहाँ तो म है, व्यंजन है म और स्वर क्या है? अ। तो ये अ हटाकर यहाँ पर क्या जुड़ेगा? इक जुड़ेगा, यानी अब इस म को ई पूरा करेगा और इस शब्द का जो प्रथम स्वर है, प्रथम स्वर क्या है? ये अ। इसमें क्या करेगा? दीर्घ परिवर्तन करेगा। तो ये दीर्घ परिवर्तन हो गया। उसके बाद ये आपका टुकड़ा जो है वो ज्यों का त्यों यहाँ पर आ जाएगा। जो म है, अभी तक इस म को क्या पूरा कर रहा था? अ, और अब क्या पूरा करेगा? ई। तो ये ई यहाँ पे आ जाए क्योंकि ये लघु ई है। तो इस तरह से यह शब्द बन गया हमारा आध्यात्मिक। तो जो शब्दों का खेल है वो आपका संधि और जो आपकी संधि है, प्रत्यय है, ठीक है, उपसर्ग है, इन सारे शब्दों से जिन्हें हम शब्द निर्माण में पढ़ते हैं, इन सब से आपके शब्दों का खेल यहाँ समझ में आता है। तो आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर फिर भी आपको ये यहाँ पे लगता है कि मैम हमने जो ये सीखा ये नया सीखा है और हम इस तरह से और भी शब्दों में सीखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आपको फिर जल्दी ही मेरी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मेरे सभी छात्र जो हैं इस खेल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि संधि में शब्द कैसे जुड़ते हैं, कैसे टूटते हैं, और प्रत्यय में शब्दों में क्या परिवर्तन आता है, और प्रत्यय हम किसी भी शब्द में किस प्रकार से लगाते हैं। ये सारी चीजें मैं विस्तार से आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। जो दूसरा प्रश्न हमें यहाँ पे दिया है छात्र ने, इसे हटा देते हैं। अब ये हमारा हो गया है प्रश्न। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, इसमें छात्र ने कहा है कि क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं। देखो, यहाँ पे जो आपने कारक शब्द प्रयोग किया है, इससे आपका जो प्रश्न है वो स्पष्ट नहीं आया है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये संज्ञा या सर्वनाम कारक के स्थान पर ही होते हैं, या कहें कि जहाँ कारक होता है वहाँ संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई भी वाक्य लेते हैं, जैसे हमने वाक्य लिया कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वाक्य है मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगर आप ये वाक्य लेते हैं तो इसमें मोहन क्या है? एक संज्ञा है। और यह कौन सा कारक है? तो यह कर्ता कारक है। ठीक है, तो यानी कर्ता कारक एक संज्ञा होगा। फिर यहाँ पे पुस्तक, ये क्या है? ये एक संज्ञा है। और अगर हम इस कारक की बात करें कि कौन सा कारक है, तो ये एक कर्म कारक है। तो हमें पता चल जाता है अगर कोई कर्म है तो वो क्या होगा? एक संज्ञा होगा। ठीक है, तो हमको ये पता है कि जो हमारी संज्ञा शब्द है वो हमारे कई कारक हो सकते हैं। अब उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ तो आपको कर्ता कारक समझ में आ गया, कर्म कारक समझ में आ गया, दोनों ही क्या है? संज्ञाएं। अब इसके अलावा आप कहेंगे कि तो मैम क्या करण कारक में भी संज्ञा होती है? हाँ, करण कारक भी संज्ञा होता है। अगर आपने कहा कि वह चाकू के द्वारा फल काटता है, तो यहाँ पर जो चाकू है जो कि करण कारक में आ रहा है, तो चाकू भी एक संज्ञा है। तो यहाँ आप जो यहाँ प्रश्न करना चाह रहे हैं वो प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया है कि आप इसमें पूछना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कारक तो अपने आप में जो सारे कारक होते हैं वो सारे के सारे कारक जो हैं वो संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। तो आपका प्रश्न जो है पूरा स्पष्ट नहीं है। या तो ये हो सकता है कि आप पूछना चाहते हैं कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर या कर्ता पर पड़ता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, या क्रिया का प्रभाव जिस सर्वनाम या संज्ञा पर पड़ता है तो फिर वहां पे कौन सी क्रिया उत्पन्न होती है। आपका प्रश्न जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका प्रश्न आया है इसे मैं समझ नहीं पाई हूँ कि आप यहाँ कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि जो आपने लिख कर दिया है इसके अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि शायद आप भ्रमित हो गए हैं, क्योंकि हर कारक जो है वो अपने आप में संज्ञा और सर्वनाम ही होता है, और संज्ञा या सर्वनाम पर प्रभाव पड़ने वाली बात का तो फिर कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि अगर वो संबंध कारक होगा तो वहां पे संज्ञा या सर्वनाम होगा, उस पर संबंध का प्रभाव पड़ रहा है। अगर वो अधिकरण होगा,
अधिकरण होगा तो वो संज्ञा या सर्वनाम है, वहाँ पर आपकी क्रिया का स्थान दिखाया जाएगा या क्रिया का समय दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप पूछना क्या चाहते हैं इस प्रश्न को सही ढंग से यहाँ पर पूछिए। ठीक है, इसके अलावा छात्रों ने कुछ और प्रश्न भी पूछे हैं बाद में कि मैम जिसमें पूछा है कि काव्य गुण क्या होता है, बिंब क्या होता है, तो इन सब के लिए अलग से मैं क्लास लूँगी। और किसी छात्र ने पूछा कि मैम समास के बारे में बताइए, तो समास के लिए वैसे तो आपकी यूट्यूब पर कई सारी क्लासेस मैंने डाली हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि समास के बारे में एक बार आपको फिर से बताऊँ तो मैं समास के बारे में आपको फिर से बता दूंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों का इसके अलावा कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर अगले क्वेश्चन के साथ।